आ गया। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? आ रही है ऑडियो वीडियो? क्लियर है? चलिए, ठीक है। सो ऑडियो वीडियो इज क्लियर। सो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉम्पैक्शन। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हमने? इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। सो इन कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल वी वर डिस्कसिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कौन कौन से फैक्टर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल को अफेक्ट करते हैं। 3 फैक्टर मैंने आपको बता दिए थे। 3 ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल दैट वी हैव डिस्कस्ड। कौन कौन से फैक्टर थे? पहला फैक्टर था, द फर्स्ट ऑफ द फैक्टर वाज वाटर कंटेंट। द सेकंड ऑफ द फैक्टर वाज, जो दूसरा फैक्टर था, इट वाज टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन। द सेकंड ऑफ द फैक्टर वाज टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन। थर्ड ऑफ द फैक्टर वाज डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। तो टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन एंड वाटर कंटेंट, ये तीनों पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए थे। दीज 3 पॉइंट्स वी हैव डिस्कस। टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन में आपको 3-4 फैक्टर बताए थे। जब हम ये बोलते हैं टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन, इसमें आता है वेट ऑफ द कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट, एरिया एंड टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ, एरिया एंड टाइम ऑफ कॉम्पैक्ट ऑफ कॉन्टैक्टिंग इक्विपमेंट विद द सॉइल। सो एरिया एंड टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट विद द सॉइल, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट कम्स कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉम्पैक्शन और व्हाट इज द मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। जैसे प्रेशर, जैसे नीडिंग, जैसे वाइब्रेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड नीडिंग। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस था। दिस वाज अवर लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। फिर आपको अलग अलग इक्विपमेंट बताए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट वर डिस्कस। उनमें किस तरीके से एक्शन होता है कॉम्पैक्शन का वो बताया था, वो कौन सी सॉइल के लिए सूटेबल होते हैं वो बताया था, और उनकी एप्लीकेशन कहाँ पर होती है फील्ड में वो बताया था। तो ये हमारा लास्ट क्लास का डिस्कशन था। तो उसी में कंटिन्यू करते हैं। वी आर कंटिन्यूइंग इन दी सेम, वी आर कंटिन्यूइंग इन दी फैक्टर्स अफेक्टिंग, हम उसी में बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। एक आखिरी फैक्टर बचा हुआ है जो कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करता है, दैट इज द टाइप ऑफ द सॉइल। सो फोर्थ फैक्टर विच अफेक्ट्स द कॉम्पैक्शन इज टर्म्ड एज टाइप ऑफ सॉइल। जो चौथा फैक्टर जो बचा हुआ है हमारे पास विच अफेक्ट्स द कॉम्पैक्शन इज टर्म्ड एज टाइप ऑफ सॉइल। सो नेक्स्ट ऑफ द फैक्टर इज टाइप ऑफ सॉइल। तो कैसी सॉइल है इस पे भी डिपेंड कर जाता है कॉम्पैक्शन। So type of soil also controls the compaction of the soil. तो कैसे एनालाइज करें इसको? फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो भी पॉइंट्स हैं वो मेंशन भी कर दूंगा, आपको कर भी बना के दिखा दूंगा लास्ट में। पर पहले डिस्कशन कर लेते हैं सारी चीज़ों की। क्या डिस्कशन कर लेते हैं? अगर हमारी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, इफ़ वी हैव अ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल विच इज़ वेल ग्रेडेड, अगर हमारी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है विच इज़ वेल ग्रेडेड विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो अगर हमारी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है विच इज़ वेल ग्रेडेड एंड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल, तो इसकी जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा निकल के आती है और OMC बहुत कम निकल के आता है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। वो बहुत ही ऑब्वियस है। क्यों? अगर वेल ग्रेडेड सॉइल है तो मुझे ये बताओ, अगर वेल ग्रेडेड सॉइल है तो पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? वेल ग्रेडेड सॉइल है तो इंटर पार्टिकल लॉकिंग बेटर मिलेगी या कंपैरेटिवली पुअर मिलेगी? इफ यू हैव अ वेल ग्रेडेड सॉइल, इंटर-पार्टिकल लॉकिंग विल बी कंपैरेटिवली लेस और मोर। इंटर-पार्टिकल लॉकिंग ज़्यादा निकल के आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्पैक्शन क्या मिलेगी आपको? इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्पैक्शन ज़्यादा निकल के आएगी, OMC क्या निकल के आएगा? कम निकल के आएगा। तो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे? स्लिप कर जाएंगे। सो पार्टिकल्स विल स्लिप ओवर ईच अदर। तो अगर वेल ग्रेडेड सॉइल का सैंपल है जिसमें हमारे पास फाइन ग्रेन्ड सॉइल भी अवेलेबल है, तो उस केस में ये पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाते हैं, कॉम्पैक्शन ज़्यादा मिलती है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ज़्यादा निकल के आती है, OMC कम निकल के आती है। अब इसी सॉइल के अंदर अगर आप परसेंटेज ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल बढ़ाते जाओगे
तो है हमारी वेल ग्रेड सॉइल, इट इज वेल ग्रेडेड सॉइल। तो वेल ग्रेडेड सॉइल कोर्स ग्रेन्ड है, तो वेल ग्रेडेड सॉइल इज कोर्स ग्रेन्ड। इसमें फाइन ग्रेन सॉइल भी प्रेजेंट है और परसेंटेज ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कम होती जाती है। द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कीप्स ऑन रिड्यूसिंग। इसका मतलब कॉम्पैक्शन क्या मिलेगी आपको, कंपैरेटिवली कम मिलेगी, द कॉम्पैक्शन विल रिड्यूस। अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर हमारे पास पुअरली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, अगर हमारे पास पुअरली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, इसकी जो गामा डी मैक्सिमम होती है वो सबसे कम निकल के आती है। इट्स गामा डी मैक्सिमम कम्स आउट टू बी लीस्ट एंड OMC comes out to be one of the highest. OMC one of the highest निकल के आती है इसके अंदर। रीजन बीइंग इस सॉइल के अंदर लुब्रिकेशन थ्योरी काम नहीं करती है। तो अगर हमारी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है विच इज पुअरली ग्रेडेड, इसमें लुब्रिकेशन थ्योरी काम नहीं करेगी। लुब्रिकेशन थ्योरी विल नॉट वर्क, जो आपको लास्ट क्लास में बताई थी। तो लुब्रिकेशन थ्योरी बोल दो या जो हमारी लाम्स थ्योरी थी वो काम नहीं करती है इसके अंदर। अब ऐसा क्या हो जाता है कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है और पुअरली ग्रेडेड है, इसमें लुब्रिकेशन थ्योरी क्यों नहीं काम कर रही? क्योंकि इसमें एक और फैक्टर आता है और वो फैक्टर मैं एक बार डिस्कशन कंप्लीट कर दूं फिर बता भी दूंगा आपको, दैट आई विल डिस्कस। पर अभी वो इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। उसके लिए मुझे कैपिलरिटी पता होनी चाहिए और कैपिलरिटी अभी तक हमने की नहीं है। जब हम कैपिलरिटी को कंप्लीट कर लेंगे मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर दूंगा, आई रिपीट दिस पॉइंट अगेन। पर अभी के लिए बात समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि अगर हमारी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है और पुअरली ग्रेडेड है, क्यों इसमें गामा डी मैक्सिमम बहुत कम निकल के आती है और क्यों OMC बहुत ज्यादा निकल के आती है। रीजन मैंने आपको इन जनरल बता दिया है कि इसमें लुब्रिकेशन थ्योरी काम ही नहीं करती। फॉर दिस टाइप ऑफ सॉइल लुब्रिकेशन थ्योरी डज नॉट वर्क। तो अभी तक मैंने 3 पॉइंट बताए हैं आपको कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए। 3 पॉइंट्स आई हैव डिस्कस, वैलिड फॉर ओनली कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल में वॉइड कम होगा तो कॉम्पैक्शन कम होगा ना सर? बेटा आप उल्टा बोल रहे हो, अगर वॉइड कम होगा तो कॉम्पैक्शन ज्यादा हो गई ना। कॉम्पैक्शन का एम ही क्या होता है? पार्टिकल्स को पास पास लेके आना। कॉम्पैक्शन का एम ही क्या होता है? पार्टिकल्स को पास पास लेके आना। तो अगर पार्टिकल पास पास में आ जाएंगे आपको कॉम्पैक्शन ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? इट्स ड्राई डेंसिटी विल कम आउट टू बी मोर और लेस। तो आपने जो स्टेटमेंट दी वो तो जस्ट उल्टी दी है। तो वेल ग्रेडेड सॉइल में वॉइड कम होता है, इसका मतलब क्या है? कॉम्पैक्टेड सॉइल है वो, तभी तो वॉइड कम होता है। अगर कॉम्पैक्टेड सॉइल नहीं होती वॉइड्स तो आपको ज्यादा मिलते। तो अगर वॉइड्स कम है तभी तो ड्राई डेंसिटी जो है मैक्सिमम वो ज्यादा निकल के आ रही है। हेंस मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज कमिंग आउट टू बी मोर, क्योंकि एयर उसके अंदर कम है, बिकॉज एयर इज लेस। क्लियर चीज? तो अभी मैंने 3 पॉइंट बताए हैं आपको कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए, उन तीनों पॉइंट को मेंशन कर देता हूं, फिर फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए चलते हैं। देन विल प्रोसीड फॉरवर्ड फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो पहला पॉइंट क्या बोला आपको? व्हाट द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? व्हाट इज लुब्रिकेशन थ्योरी? उसके लिए लास्ट क्लास देखो क्या है लुब्रिकेशन थ्योरी। व्हाट इज लुब्रिकेशन थ्योरी? फॉर दैट रेफर द लास्ट क्लास। वो लास्ट क्लास में आपको लुब्रिकेशन थ्योरी बता रखी। सो पहला पॉइंट क्या बोला है? So first point says coarse grained soil, coarse grained soil, coarse grained soil which is well graded. So coarse grained soil which is well graded. So coarse grained soil which is well graded. So coarse grained soil which is well graded and has certain percentage of fines. And had certain percentage of fines. Fines का मतलब fine grained soil. Certain percentage of fines has higher dry density, has higher dry density and lower OMC and lower OMC. Next point क्या बोल रहा है? Next point बोल रहा है with increase in percentage of fines, with increase in percentage of fines, maximum dry density decreases. Maximum dry density decreases. Maximum dry density क्या कर जाएगी? Decrease कर जाएगी. Next point of reference. Next point बोल रहा है poorly graded. Next point बोल रहा है poorly graded. Poorly graded और uniformly graded. और uniformly graded. और uniformly graded sand. और uniformly graded sand leads to, or uniformly graded sand leads to lower dry density. Lower dry density या ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, रीजन बता रहा हूं इसका आपको मैं, ड्यू टू कॉन्टेक्ट मॉइस्चर। अब ये मत पूछना सर कॉन्टेक्ट मॉइस्चर क्या होता है, ये भी समझ में नहीं आएगा, ये हम परमिबिलिटी वाले टॉपिक में करेंगे, कैपिलरिटी परमिबिलिटी के अंदर। ड्यू टू कॉन्टेक्ट मॉइस्चर,
So due to contact moisture, अब contact moisture is कैपिलरी वाटर. अब क्या होता है कैपिलरी वाटर, दैट विल डिस्कस इन कैपिलरिटी, वो हम कैपिलरिटी में करेंगे. सो ये हमारा है कोर्स ग्रेन सॉइल की कहानी पूरी है. तो कोर्स ग्रेन सॉइल में जितनी भी जानकारी आपको दी वो सारी मेंशन कर दी यहाँ पे, दैट इज कंप्लीटली मेंशनड. नेक्स्ट अब आते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के ऊपर. नेक्स्ट विल कम टू द फाइन ग्रेन सॉइल. इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, जैसे जैसे फाइन ग्रेन सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे फाइन ग्रेन सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, खुद कमेंट करो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा. अगर फाइन ग्रेन सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है तो उस केस में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या मिलेगी आपको. अगर फाइन ग्रेन सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज मोर, तो उस केस में उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या निकल के आएगी. तो इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, इफ कंप्रेसिबिलिटी इज मोर, व्हाट अफेक्ट इट विल हैव ओवर इट्स कंप्रेसिबिलिटी, क्या चेंज निकल के आएगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी के अंदर. जैसे जैसे फाइन ग्रेन सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती जाती है, उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कम होती जाती है. पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है. दूसरी चीज, विद इंक्रीज इन द प्लास्टिसिटी ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल, इट्स मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी डिक्रीजेस. जैसे जैसे प्लास्टिसिटी बढ़ती जाती है फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर, वैसे वैसे उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या करती जाती है, कम होती जाती है. कहने का मतलब उसमें कॉम्पैक्शन क्या मिलती है, कम मिलती है. तो जितनी कम प्लास्टिसिटी होगी फाइन ग्रेन सॉइल की, उतनी ही ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगी. जितनी ही ज्यादा प्लास्टिसिटी होगी उसके अंदर, उतनी ही कम कॉम्पैक्ट होगी. लेसर विल बी द कॉम्पैक्शन ऑब्जर्व्ड इन दैट पर्टिकुलर सैंपल ऑफ द सॉइल. तो सिल्ट और क्ले में से कौन ज्यादा प्लास्टिक होती है, सिल्ट और क्ले में से कौन ज्यादा प्लास्टिक होती है, सिल्ट और क्ले में से कौन ज्यादा प्लास्टिक होती है. आउट ऑफ सिल्ट एंड क्ले विच इज मोर प्लास्टिक, out of silt and clay which is more plastic, clay is more plastic. तो clay की maximum dry density क्या मिलेगी आपको, तो clay की maximum dry density क्या मिलेगी आपको, clay की maximum dry density क्या मिलेगी आपको. what about the maximum dry density of the clay, less. तो clay की maximum dry density silt से क्या मिलेगी, कम मिलेगी. उसी तरीके से अगर मैं clay में compressibility बढ़ाते जाऊं, अगर मैं क्ले में कंप्रेसिबिलिटी को बढ़ाते जाऊंगा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी. इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग. तो उसको भी हम मेंशन कर देते हैं, दैट कैन आल्सो बी मेंशन्ड. सो इन क्ले सॉइल्स मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, सो इन क्ले सॉइल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी tends to decrease as plasticity increases. क्लेई सॉइल में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कम होती जाती है जैसे जैसे प्लास्टिसिटी बढ़ती जाती है. सो एज द प्लास्टिसिटी इंक्रीजेस. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कोहेसिव सॉइल्स have generally high values of OMC. Cohesive soils have generally high value of OMC. तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कम होती जाती है और OMC की वैल्यू बढ़ती जाती है. ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ये बात वैलिड है किसके लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, यानी क्लेस के लिए. एक और पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, जो हैवी क्लेस होती हैं, द हैवी क्लेस विद हाई प्लास्टिसिटी, so heavy clays with high plasticity have very low value of maximum dry density, and high value of OMC, तो अगर हैवी क्ले है मतलब क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बहुत कम होगी और OMC की वैल्यू बहुत ज्यादा निकल के आएगी. कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा तो वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगा तो कॉम्पैक्शन बढ़ेगा. अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा तो वॉल्यूम चेंज ज्यादा कब आएगा, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम चेंज ज्यादा है. ये वॉल्यूम चेंज कब होता है, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होने का मतलब है वॉल्यूम चेंजेस ज्यादा होते हैं. ये वॉल्यूम चेंजेस कब ज्यादा होते हैं, जब पीछे थ्योरी बताई जाती है उसको ध्यान से सुना तो करो क्या बोला जा रहा है. तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होने का मतलब है वॉल्यूम चेंजेस ज्यादा हैं. ये वॉल्यूम चेंजेस कब ऑब्जर्व होते हैं,
लोड लगाने से ऑब्जर्व होते हैं क्या? अच्छा, लोड अप्लाई करेंगे। देखो दूसरा आया गोविंद नारायण, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छी तरह क्लासेस फॉलो कर रहे हो आप। तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा का मतलब वॉल्यूम चेंजेस ज्यादा होंगे कब? लोड अप्लाई करने पे। बहुत बढ़िया सीखे हो फिर तो, इसलिए फिर डाउट आते हैं ऐसे। अरे कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होने का मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगा जब वाटर कंटेंट बढ़ेगा। वाटर कंटेंट के बढ़ने से वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबल सॉइल। वाटर कंटेंट के कम होने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबल सॉइल। लोड कहां से आ गया इसके अंदर? इसमें लोड कहां से आ गया? तो लोड अप्लाई करने से वॉल्यूम चेंज हो जाती है इन सॉइलों की। बहुत बढ़िया। तो जब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब बताया था, वहां पर कोई लोड इन्वॉल्व नहीं था, नो लोड वॉज इन्वॉल्व देयर वॉज नो लोड इन्वॉल्व देयर। वॉल्यूम वॉज चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन वाटर कंटेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो अगर वॉल्यूम चेंजेस ज्यादा हैं, इसका मतलब ये है कि वाटर कंटेंट में चेंज ज्यादा निकल के आ रहा है उसके अंदर। वाटर कंटेंट में चेंज ज्यादा निकल के आ रहा है उसके अंदर, इसका मतलब जब आप वाटर कंटेंट निकाल दोगे उसका, when the water content will come out to be, when the water content will be removed, उसकी ड्राई स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आएगी। अगर उसकी ड्राई स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आएगी, इसका मतलब ये है कि जब आप लोड अप्लाई करोगे उसमें कॉम्पैक्शन कम निकल के आएगी। अगर उसमें कॉम्पैक्शन कम निकल के आएगी, इसका मतलब ये है उसकी ड्राई डेंसिटी कम निकल के आएगी। इसीलिए अगर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है तो ड्राई डेंसिटी कम निकल के आती है, हेंस ड्राई डेंसिटी कम्स आउट टू बी लेस। क्लियर है पूरी कहानी? तो वॉल्यूम चेंज लोड की वजह से नहीं हो रहा है, वो वाटर कंटेंट की वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वाटर कंटेंट। यहाँ पे हम कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, वहां डिग्री ऑफ सैचुरेशन होती है 1, सॉइल सुपर सैचुरेटेड होती है। जब मैं कॉम्पैक्शन कर रहा हूं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है लेस देन 1। यहाँ सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है, हियर सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड। तो ड्राई स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी उस सॉइल की जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा हो, ड्राई स्ट्रेंथ आपको कम मिलेगी उस सॉइल की जिसकी कंप्रेसिबिलिटी कम हो, उस कंप्रेसिबिलिटी इज लेस। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ? अब इसका मतलब है जितनी भी बातें आपको बताई हैं, वॉट एवर पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड, उन सबको क्लब करके हम कर्व भी रेफर कर सकते हैं। वॉट एवर पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड, इन सबको क्लब करके आई कैन शो यू इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व ऑल्सो। तो चेक करो ये कर्व जिसमें सारी सॉइल्स मेंशन्ड है, तो ये आपको प्रॉब्लम के फॉर्म में मिलेगा, यू विल फाइंड दिस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम। तो ये हमें प्रॉब्लम के फॉर्म में आती है कर्व, रोडी दिस इज वाटर कंटेंट, ये वाटर कंटेंट है। सो दीज आर दी कर्व्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, ये कर्व है हमारे अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल के लिए। सो दीज आर दी कर्व्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। तो अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल के लिए हमें ये कर्व मिलते हैं। तो 1 2 3 4, जगह तो उसमें भर गई, जगह इसमें भर गई, तो फिर छोटे बनाने पड़ेंगे कर्व। मेरे को 7-8 कर्व बनाने हैं, यहाँ पे 8 कर्व्स आई हैव टू ड्रॉ। तो एज पर दी अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस आई एम ड्रॉइंग इट, जितनी जगह अवेलेबल है उसके हिसाब से बना रहा हूँ मैं इसे। तो मैं कर्व को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लेट्स सपोज ये कर्व नंबर 1 है, दिस इज कर्व नंबर 2, दिस इज कर्व नंबर 3, दिस इज कर्व नंबर 4, दिस इज कर्व नंबर 5, this is curve number 6, then we have curve number 7, and finally we have curve number 8। हमारे पास कर्व नंबर 8। अब कौन कौन सी सॉइल के लिए कर्व है उसकी रेफरेंस निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारी है 8 सॉइल। तो पहली सॉइल है वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट। पहला पॉइंट डिस्कस किया था, अगर हमारे पास वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है विद फाइंड्स, उसकी गामा डी जो मैक्सिमम होती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा निकल के आती है, इट हैज वेरी हाई वैल्यू ऑफ गामा डी मैक्सिमम। तो बहुत ज्यादा वैल्यू है गामा डी मैक्सिमम की, और ओएमसी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो पहली जो कर्व है वो कौन सी सॉइल के लिए है? द फर्स्ट ऑफ द कर्व इज फॉर विच सॉइल? इज फॉर वेल ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट। अब आगे बढ़े, दूसरी कर्व, the second is well graded silty sand, well graded silty sand। इसकी अगर नोटेशन लिखूं ये SWSM है, इसकी अगर नोटेशन लिखूं ये SM है। जरा पहली और दूसरी सॉइल में फर्क बताना क्या है?
पहले वाले को मैंने नॉमेनक्लेचर दिया है SWSM सॉइल, दूसरे वाले को नॉमेनक्लेचर दिया है SM सॉइल। तो मुझे बताओ पहली वाली सॉइल में परसेंटेज फाइनेस कितनी है? पहली वाली सॉइल में परसेंटेज फाइनेस कितनी है? इन द फर्स्ट सॉइल व्हाट इज द परसेंटेज फाइनेस? In the first soil, what is percentage fineness technically? SWSM soil. It is 5 to 12. बिल्कुल सही बात है प्रिंस कुमार, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरी वाली सॉइल में परसेंटेज फाइनेस कितनी है? दूसरी वाली सॉइल में परसेंटेज फाइनेस कितनी है? द सेकंड सॉइल व्हाट इज द परसेंटेज फाइनेस? SM सॉइल बोला है। इन द सेकंड सॉइल व्हाट इज परसेंटेज फाइनेस? SM सॉइल की परसेंटेज फाइनेस क्या हुई? In the second soil, what is percentage fineness? It is more than 12. बिल्कुल सही बात है प्रिंस कुमार। तो बताओ किसमें परसेंटेज फाइनेंस ज्यादा हुई, पहली सॉइल में या दूसरी सॉइल में? इन विच ऑफ द सॉइल परसेंटेज फाइनेंस इज मोर? 12 से 50% कहां से आ गया? जयेश पंडित क्या बोल रहे हो? कि भूपेंद्र जयेश पंडित पीछे वाले लेक्चर लगा के आया करो। जब डुअल नोटेशन यूज करते हैं इसका मतलब परसेंटेज फाइनेंस है 5 to 12। जब मैं सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल बता रहा हूँ कोर्स ग्रेन सॉइल के साथ, परसेंटेज फाइनेंस है मोर देन 12। तो दूसरी वाली सॉइल में परसेंटेज फाइनेंस बढ़ गया। तो अगर परसेंटेज फाइनेंस बढ़ जाती है कोर्स ग्रेन सॉइल में, गामा डी मैक्सिमम क्या हो जाती है? अगर परसेंटेज फाइनेंस बढ़ जाती है कोर्स ग्रेन सॉइल में तो गामा डी मैक्सिमम क्या हो जाती है? तो गामा डी मैक्सिमम कम हो जाती है। तो गामा डी मैक्सिमम कम हो गई इसकी, तो गामा डी मैक्सिमम इज रिड्यूस्ड। क्लियर है चीज? सो इट इज रिड्यूस्ड। तीसरी सॉइल उठाई, तो तीसरी सॉइल उठाई लो कंप्रेसिबल सिल्ट। सो लो कंप्रेसिबल सिल्ट ML सॉइल। फिर चौथी सॉइल उठाई लो कंप्रेसिबल क्ले CL सॉइल। फिर पांचवी सॉइल उठाई इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले CI सॉइल। फिर छठी सॉइल उठाई 4 5 क्ले विद, हाँ सो क्ले विद एक ज्यादा बना दी मैंने, फिर हाई कंप्रेसिबिलिटी। सो हाई कंप्रेसिबल सॉइल CH सॉइल। तो हाई कंप्रेसिबल सॉइल ये हटा देता हूँ मैं, तो ये सिक्स्थ है हमारी। सो दिस इज अवर सिक्स्थ सॉइल। तो सिक्स्थ सॉइल है, ये हमारी सेवंथ सॉइल है। चलो देखो अब, नाउ चेक द कर्व ऑफ द रिमेनिंग सॉइल। हमने डिस्कस किया था जैसे जैसे प्लास्टिसिटी बढ़ती है फाइन ग्रेन सॉइल में तो कॉम्पैक्शन क्या होती है? कम होती है। गामा डी मैक्सिमम क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो सिल्ट की प्लास्टिसिटी कम, क्ले की प्लास्टिसिटी ज्यादा। तो जिसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा उसकी गामा डी मैक्सिमम क्या हो रही है? कम हो रही है। तो CL सॉइल की गामा डी मैक्सिमम ML सॉइल की गामा डी मैक्सिमम से कम है, क्योंकि क्ले की प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है किससे? सिल्ट से। तो ये चीज भी दिख रही है। फिर तीन तरह की क्ले दिखाई है आपको, क्ले विद इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, क्ले विद लो कंप्रेसिबिलिटी, क्ले विद हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो जैसे जैसे आप हाईली कंप्रेसिबल क्ले, तो हाईली कंप्रेसिबल क्ले CH सॉइल। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो क्ले में, लो इंटरमीडिएट हाई कंप्रेसिबिलिटी, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है? गामा डी मैक्सिमम कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं गामा डी मैक्सिमम क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और जो आपको सातवीं सॉइल दिखा रखी है, जो सेवेंथ सॉइल जो दिखा रखी है, इट इज पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो अगर पुअरली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल हो उसकी गामा डी मैक्सिमम सबसे कम मिलती है। इट्स गामा डी मैक्सिमम इज वेरी लेस। तो उसकी गामा डी मैक्सिमम क्या है? सबसे कम है। अब ऐसा क्यों होता है इसकी थ्योरी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसकी थ्योरी डिपेंडेंट है कॉन्टैक्ट मॉइस्चर के ऊपर। इस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन कॉन्टैक्ट मॉइस्चर। अब कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से वो आप पूछ सकते हो। Any of the point to be referred from this entire story that can be asked. Clear पूरी कहानी? So I have discussed all the factors which affects the compaction. जितने भी फैक्टर्स हैं जो कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करते हैं वो सारे कवर कर लिए।
क्लियर है? तो ये मैंने कर्व के फॉर्म में बताया है और पीछे मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में भी मेंशन कर रखा है. आई मेंशन द सेम पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. सो ऑल द फैक्टर्स व्हिच गवर्न्स द कॉम्पैक्शन आर नोन टू अस. वो सारे फैक्टर जो कॉम्पैक्शन को गवर्न करते हैं उनके एनालिसिस हमने कर ली. नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कॉम्पैक्शन, आखिरी चीज जो हमें कॉम्पैक्शन में समझनी है. सो लास्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ द रेफरेंस इन कॉम्पैक्शन, so last of the point is effect of compaction. So effect of compaction on engineering properties of the soil, on engineering properties of soil, on engineering properties of soil. So effect of compaction on engineering properties of the soil. अब हमें कॉम्पैक्शन का इफेक्ट देखना है सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर. कैसे? ये चीज आप डायरेक्टली बता दोगे. रीजन बीइंग, मुझे ये बताओ, जैसे जैसे हम कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे हम कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ाते जाएं, एज वील कीप ऑन इंक्रीजिंग दी कॉम्पैक्टिव एनर्जी, वैसे वैसे कॉम्पैक्टनेस बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी. एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग दी, एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग दी कॉम्पैक्टिव एनर्जी, कॉम्पैक्शन विल इंक्रीज और डिक्रीज. कॉम्पैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगी. कॉम्पैक्शन बढ़ेगी तो परमेबिलिटी, कॉम्पैक्शन बढ़ेगी तो परमेबिलिटी, वॉइड रेशो और कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी? कॉम्पैक्शन बढ़ेगी तो परमेबिलिटी, वॉइड रेशो और कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी? अगर कॉम्पैक्शन बढ़ेगा तो परमेबिलिटी, वॉइड रेशो और कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. शेयर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और बेयरिंग कैपेसिटी, शेयर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और बेयरिंग कैपेसिटी, शेयर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और बेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएंगे. अगर आपने कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ाई, कॉम्पैक्शन बढ़ जाएगा तो शेयर स्ट्रेंथ, बेयरिंग कैपेसिटी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. अब ये बात आप सब लोगों ने बताई और ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, पर ये बात वैलिड है, ये बात वैलिड है जब तक सॉइल के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आए. ये बात वैलिड है जब तक सॉइल के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आए. मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपने कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ाई, कॉम्पैक्शन ज्यादा होगा, कॉम्पैक्शन ज्यादा होगा तो एयर ज्यादा बाहर निकल जाएगी, एयर ज्यादा बाहर निकल जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम होगा तो वॉइड रेशो कम होगी. जैसे ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हुए, परमिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. जैसे ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हुए, वॉल्यूम चेंजेस कम मिलेंगे, यानी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो ये तीनों बातें समझ में आती हैं. इट कैन बी रेफर्ड वेरी इजीली. अगर सॉइल में कॉम्पैक्टनेस बढ़ गई, यानी पार्टिकल के बीच का कॉम्पैक्ट बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी अगेंस्ट दी लोड. इसका मतलब शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा निकल जाएगी क्योंकि इंटर पार्टिकल लॉकिंग अच्छी होगी. शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी. तो स्टेबिलिटी, शेयर स्ट्रेंथ, बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाते हैं और वॉइड रेशो, परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाते हैं. ये बात तब तक वैलिड है जब तक सॉइल के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन. तो कहने का मतलब है ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा, पर ऐसा नहीं होता है. ये बात तब तक वैलिड है जब तक सॉइल के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया, पर कॉम्पैक्शन के टाइम पे सॉइल के स्ट्रक्चर के अंदर भी चेंज आता है. ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन ऑल्सो देयर इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल. इसीलिए आपको सॉइल के स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंज आता है उसको भी समझना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ओवर द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज. इसका मतलब दो चीजें आएंगी अब इस बार. कॉम्पैक्शन तो आएगा ही आएगा, साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब हम कॉम्पैक्शन कर रहे हैं तो उस समय सॉइल के स्ट्रक्चर में क्या चेंज पड़ रहा है, क्योंकि ये भी गवर्न करेगा सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को. दिस विल आल्सो गवर्न द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल. जैसे एक एक करके उठाते हैं. पहला इफेक्ट कॉम्पैक्शन का ऑन द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल. फर्स्ट इफेक्ट ओवर द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी. पहली इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट ऑफ द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी टू बी रेफर्ड इज टर्म्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल. अब स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल में समझने के लिए दो बातें हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल को समझने के लिए दो बातें हैं. जैसे अगर मैंने कॉम्पैक्टिव एनर्जी सेम रखी और वाटर कंटेंट बढ़ाता गया, अगर मैं कॉम्पैक्टिव एनर्जी सेम रखूं और वाटर कंटेंट बढ़ाता जाऊं, तो पार्टिकल्स का जो ओरिएंटेशन है वो ज्यादा, पार्टिकल्स का जो ओरिएंटेशन है वो ज्यादा यूनिफॉर्म होता जाएगा या नहीं होता जाएगा? अगर मैं वाटर कंटेंट बढ़ाता गया, कॉम्पैक्टिव एनर्जी वही रखी, लुब्रिकेशन बढ़ता जाएगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप होते जाएंगे, पार्टिकल्स विल स्लिप ओवर ईच अदर. तो इसका मतलब पार्टिकल्स की पैकिंग ज्यादा यूनिफॉर्म हो जाएगी या कम यूनिफॉर्म हो जाएगी? अगर मैं वाटर कंटेंट को बढ़ाता जाऊं और कॉम्पैक्टिव एनर्जी सेम रखूं, लुब्रिकेशन बढ़ती जाएगी, पार्टिकल्स की जो पैकिंग है वो ज्यादा यूनिफॉर्म हो जाएगी या कम यूनिफॉर्म हो जाएगी?
The packing of the particles in the structure of the soil will become more oriented or less oriented. It will become more oriented. इसका मतलब क्या हुआ, वाटर कंटेंट के बढ़ने से हमारा फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर कन्वर्ट होने लग जाता है डिस्पर्स स्ट्रक्चर में. Hence at dry of optimum पे आपको स्ट्रक्चर मिलेगी फ्लोकुलेंट, वेट ऑफ ऑप्टिमम पे आपको स्ट्रक्चर मिलेगी डिस्पर्स्ड. तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाओगे, कॉम्पैक्टिव एनर्जी वही रखोगे, स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है सॉइल का, फ्लोकुलेंट से क्या हो जाता है, डिस्पर्स्ड हो जाता है. इस बात को समझने के लिए फिर से मैं डायग्राम बना के दिखा सकता हूँ आपको. आई कैन शो यू दी एंटायर प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम. तो ये हमारी है ड्राई डेंसिटी, दिस इज अवर ड्राई डेंसिटी, दिस इज अवर वाटर कंटेंट. तो मैंने कॉम्पैक्टिव एनर्जी क्या रखी हुई है, सेम रखी हुई है, कॉम्पैक्टिव एनर्जी सेम रखी हुई है. ये हमारी OMC है, दिस इज OMC. ड्राई ऑफ OMC, ड्राई ऑफ OMC का मतलब वाटर कंटेंट OMC से कम है. जब वाटर कंटेंट OMC से कम है, स्ट्रक्चर हमें मिलता है फ्लोकुलेंट. तो स्ट्रक्चर कम्स आउट टू बी फ्लोकुलेंट, ये फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर है. तो स्ट्रक्चर कम्स आउट टू बी फ्लोकुलेंट, यानी रैंडम ओरिएंटेशन है पार्टिकल की. पर जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता है, लुब्रिकेशन बढ़ती जाती है, स्ट्रक्चर ज्यादा ओरिएंटेड हो जाता है, तो डिस्पर्स स्ट्रक्चर. तो ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम यू विल गेट फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर, ऑन वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम यू विल गेट डिस्पर्स स्ट्रक्चर. क्लियर है यहां तक की कहानी? रिपीट करना है इस पे से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? अब मैं वाटर कंटेंट को सेम रख रहा हूं, कॉम्पैक्टिव एनर्जी को बढ़ा रहा हूं. अभी तक मैंने क्या किया था, कॉम्पैक्टिव एनर्जी को सेम रखा था, वाटर कंटेंट को बढ़ाया था. नाउ आई एम इंक्रीजिंग द कॉम्पैक्टिव एनर्जी. अगर मैं वाटर कंटेंट सेम रखते हुए कॉम्पैक्टिव एनर्जी को बढ़ा दूं, अगर मैं वाटर कंटेंट सेम रखते हुए कॉम्पैक्टिव एनर्जी को बढ़ा दूं, इफ कीपिंग द वाटर कंटेंट टू बी सेम, इफ आई इंक्रीज द कॉम्पैक्टिव एनर्जी, ओरिएंटेशन ज्यादा यूनिफॉर्म होगी या नहीं होगी? If I keep the water content to be same, increase the compactive energy, orientation will improve or not? Orientation improve होगा या नहीं होगा पार्टिकल्स का? अगर मैं वाटर कंटेंट सेम रखूं, कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ा दूं, तो ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी पार्टिकल्स की? इंप्रूव हो जाएगी. जैसे समझने के लिए एग्जांपल, ये मैंने दूसरी कर्व बनाई, वेयर कॉम्पैक्टिव एनर्जी इज मोर, फॉर कर्व नंबर 1 और कर्व नंबर 2. किसकी कॉम्पैक्टिव एनर्जी ज्यादा है, कर्व नंबर 1 की या कर्व नंबर 2 की? Whose compactive energy is more, for curve number 1, for curve number 2? Whose compactive energy is more? कर्व नंबर 1 की कॉम्पैक्टिव एनर्जी कर्व नंबर 2 से क्या है, ज्यादा है. सो कॉम्पैक्टिव एनर्जी ऑफ कर्व नंबर 1 इज मोर देन कर्व नंबर 2. क्लियर चीज? तो पहले वाले केस में हमने वाटर कंटेंट बढ़ाया, कॉम्पैक्टिव एनर्जी को सेम रखा. दूसरे वाले केस में हमने वाटर कंटेंट बढ़ाया, वाटर कंटेंट सेम रखा, कॉम्पैक्टिव एनर्जी को बढ़ा दिया. सो वाटर कंटेंट इज केप्ट सेम, कॉम्पैक्टिव एनर्जी इज इंक्रीज. अब मैंने ये 4 पार्टिकल्स आपके सामने रखे हुए हैं, 4 सॉइल के पार्टिकल्स आपके सामने रखे हुए हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर है. इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C, इसको बोल दिया D. अब मुझे कंपेयर करके बताओ कौन सा स्ट्रक्चर में ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है. अब मैं कंपेयर कर रहा हूं ओरिएंटेशन को, तो A और B में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा ओरिएंटेड है? A और B में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा ओरिएंटेड है? आउट ऑफ स्ट्रक्चर A एंड B, which स्ट्रक्चर इज मोर ओरिएंटेड? आउट ऑफ स्ट्रक्चर A एंड B, which स्ट्रक्चर इज मोर ओरिएंटेड? कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा ओरिएंटेड मिल रहा है आपको? स्ट्रक्चर B इज मोर ओरिएंटेड देन स्ट्रक्चर A. तो स्ट्रक्चर B में ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है A से. कैसे कमेंट किया? वाटर कंटेंट ज्यादा है, कॉम्पैक्टिव एनर्जी सेम है. C और D में से किसकी ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है? C और D में से किसकी ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है? तो C और D में से किसकी ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है? C और D में से किसकी ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है? Whose orientation is better? D की ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू C. तो D की ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू C. कैसे कंपेयर किया? वाटर कंटेंट बढ़ाया, कॉम्पैक्टिव एनर्जी सेम रखी. चलो A और C में से किसकी ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है? A और C में से किसकी ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है? A और C में से. अब वाटर कंटेंट सेम है, कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ा दी. नाउ वाटर कंटेंट इज सेम, कॉम्पैक्टिव एनर्जी इज इंक्रीज. किसकी ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है? C की ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है A से. D और B में से किसकी ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है? D और B में से किसकी ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है? D और B में से किसकी ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है? आउट ऑफ D एंड B, whose orientation is better? D की ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है किससे? B से.
तो डी की ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है बी से, सो डी इज मोर ओरिएंटेड और बेटर ओरिएंटेड देन ए। क्लियर चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ए और डी में से किसकी ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है? ए और डी में से किसकी ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है? आउट ऑफ ए एंड डी हुज ओरिएंटेशन इज बेटर? ए और डी में से किसकी ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है? कांट से। अच्छा, वाई यू कैन नॉट से प्रिंस कुमार? ए और डी में से किसकी ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है? भले ही दो वेरिएबल हैं पर मैं कमेंट कर सकता हूं इसके ऊपर, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल मेरी ओरिएंटेशन को इंप्रूव कर रहे हैं। डी में वाटर कंटेंट ए के वाटर कंटेंट से ज्यादा है, डी में वाटर कंटेंट ए के वाटर कंटेंट से ज्यादा है, और डी में कॉम्पैक्टिव एनर्जी भी ए की कॉम्पैक्टिव एनर्जी से ज्यादा है। तो मैं बोलूंगा ना डी का स्ट्रक्चर ज्यादा ओरिएंटेड है, तो डी का स्ट्रक्चर ज्यादा ओरिएंटेड है किससे? ए से। तो डी का स्ट्रक्चर ज्यादा ओरिएंटेड है ए से। क्लियर चीज? कॉम्पैक्टिव एनर्जी भी ज्यादा है और वाटर कंटेंट भी ज्यादा है। सी और बी में से किसकी ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है? सी और बी में से किसकी ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है? सी और बी में से किसकी ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है? सी और बी में से किसकी ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है? Whose orientation is better in between C and B? ये बता नहीं सकते क्योंकि सी में कॉम्पैक्टिव एनर्जी ज्यादा है और बी में वाटर कंटेंट ज्यादा है। सी की कॉम्पैक्टिव एनर्जी ज्यादा है, बी का वाटर कंटेंट ज्यादा है। तो आप क्योंकि दो वेरिएबल आ गए ये बता नहीं सकते, पर हाँ हम कंसेप्चुअली क्या बोल सकते हैं? हम कंसेप्चुअली ये बोल सकते हैं बी की ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है सी से, क्योंकि बी में स्ट्रक्चर कैसा है। आप वेरिएबल के बिहाफ पे नहीं बता पाओगे पर डायरेक्टली बता पाओगे बी में स्ट्रक्चर कैसा है। बी में स्ट्रक्चर है डिस्पर्स्ड और सी का स्ट्रक्चर क्या है? फ्लोकुलेंट है। बी का स्ट्रक्चर है डिस्पर्स्ड और सी का स्ट्रक्चर क्या है? तो फ्लोकुलेंट ही। इसलिए आप बोल सकते हो बी की ओरिएंटेशन ज्यादा अच्छी है सी से। पर अगर आप वेरिएबल्स के फॉर्म पे बताओगे इट कैन नॉट बी कमेंटेड। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? तो जब आप कॉम्पैक्शन करते हो सॉइल का, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है उसकी? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। व्हाट चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल इज ऑब्जर्व्ड दैट आई हैव डिस्कस्ड इन फुल डिटेल। कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चले आगे। चलिए, so first of the property of the soil was structure. The second of the property of the soil is permeability. The second of the property of the soil is permeability. अब खुद बता दो ये आप, you can comment on your own. Permeability of the soil will be more on dry of optimum or wet of optimum. सॉइल की परमिबिलिटी कहां ज्यादा मिलेगी? ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे, वेट ऑफ ऑप्टिमम पे? सॉइल की परमिबिलिटी कहां ज्यादा मिलेगी? ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे, वेट ऑफ ऑप्टिमम पे? ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे परमिबिलिटी ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है? क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है? क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है? क्योंकि स्ट्रक्चर है फ्लोकुलेटेड। तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड पे स्ट्रक्चर है फ्लोकुलेटेड, वेट ऑफ ऑप्टिमम साइड पे स्ट्रक्चर है डिस्पर्स्ड। तो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में वॉइड्स आपको क्या मिलेंगे? ज्यादा ओपन मिलेंगे। वॉइड्स आपको क्या मिलेंगे? ज्यादा ओपन मिलेंगे, पानी आसानी से फ्लो कर जाएगा, परमिबिलिटी ज्यादा होगी। वेट ऑफ ऑप्टिमम पे डिस्पर्स स्ट्रक्चर है, ओरिएंटेड स्ट्रक्चर है पार्टिकल्स का, तो उसमें आपको ओपनिंग कंपैरेटिवली कम मिलेंगी, परमिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, परमिबिलिटी विल डिक्रीज। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर मैं कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ाऊं, परमिबिलिटी क्या कर जाएगी? इफ आई इंक्रीज द कॉम्पैक्टिव एनर्जी, परमिबिलिटी क्या कर जाएगी? अगर मैं कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ाऊं, परमिबिलिटी क्या कर जाएगी?
इफ आई इंक्रीज द कॉम्पैक्टिव एनर्जी परमिटिविटी विल डिक्रीज। क्लियर है पॉइंट? तो हम क्या बोल सकते हैं, परमिबिलिटी ऑन ड्राई ऑफ OMC will always be more than permeability on wet of OMC। तो ड्राई साइड ऑफ OMC पे परमिबिलिटी ज्यादा मिलेगी वेट साइड ऑफ OMC से। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पे से कुछ, कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उस पे से किसी के लिए, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है पूरी कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कंप्रेसिबिलिटी। So next point of reference is compressibility। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। Now I'm talking about the compressibility of the soil। So compressibility of the soil। अब इसमें आपको फिर से बाइफरगेट करके बताना पड़ेगा। Let us suppose स्ट्रेस लेवल कम है। Let us suppose स्ट्रेस लेवल क्या है, कम है। Let us suppose स्ट्रेस लेवल की वैल्यू कम है। अगर स्ट्रेस लेवल की वैल्यू कम है इसका मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। अगर स्ट्रेस लेवल की वैल्यू कम है इसका मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है हमारा। और अगर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, अगर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है तो उस केस में आपको कंप्रेसिबिलिटी कहां ज्यादा मिलेगी, कहां कम मिलेगी? इन दैट केस वेयर कंप्रेसिबिलिटी विल कम आउट टू बी मोर और कंप्रेसिबिलिटी विल कम आउट टू बी लेस। अब इसकी एनालिसिस करके बताओ। एट लो लेवल ऑफ स्ट्रेस स्ट्रक्चर इज नॉट ब्रेकन। तो लो लेवल ऑफ स्ट्रेस पे स्ट्रक्चर ब्रोकन नहीं है, यानी फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर आपको पूरा का पूरा इंटैक्ट मिल रहा है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर आपको पूरा का पूरा इंटैक्ट मिल रहा है। Both these structures are completely intact। Now comment upon the compressibility at low stress level। तो stress level कम है, stress level is less। Now comment upon compressibility। Compressibility will be less on dry side। ड्राई साइड में ज्यादा होगी, तो कुछ बोल रहे हैं ड्राई साइड में लेस होगी, कुछ बोल रहे हैं ड्राई साइड में ज्यादा होगी। मोर कंप्रेसिबिलिटी ऑन वेट साइड। अगर स्ट्रेस लेवल कम है हमारे, स्ट्रेस लेवल आर लेस, इसका मतलब फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास रिएक्शंस अवेलेबल होती हैं, रिएक्शंस आर अवेलेबल। डिस्पर्स स्ट्रक्चर में रिएक्शंस अवेलेबल नहीं है, तो कंप्रेसिबिलिटी कहां कम मिलेगी आपको? जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, टेक एन एग्जांपल, इस बात को समझाने के लिए एग्जांपल ही ले लो। लेट अस सपोज ये स्ट्रक्चर हमारा फ्लोकुलेंट है, ये स्ट्रक्चर हमारा फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। क्लियर चीज? मैं इसमें से वाटर कंटेंट को कम करता जा रहा हूं, तो वॉल्यूम कम होता जाएगा वाटर कंटेंट कम होने से, या बढ़ेगा? इफ आई रिड्यूस द वाटर कंटेंट द वॉल्यूम विल रिड्यूस और इंक्रीज। ड्राई साइड लेस कंप्रेसिबल, बिल्कुल सही बात है सिविल फ्रेंड। तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर है, अगर मैं वाटर कंटेंट को घटाऊंगा वॉल्यूम कम होगा, पर क्योंकि रिएक्शंस अवेलेबल है, ओरिएंटेशन ऐसी है पार्टिकल्स की, बीच में रिएक्शन आ गया, जैसे बीच में रिएक्शन आ गया पार्टिकल का, ये वॉल्यूम को रिड्यूस नहीं होने देगा। तो भले ही वाटर कंटेंट कम हो रहा है पर वॉल्यूम सॉइल की कम नहीं हो रही है। पर अगर इसके अपोजिट डिस्पर्स स्ट्रक्चर है, दिस इज अवर डिस्पर्स स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि डिस्पर्स स्ट्रक्चर है, रिएक्शंस अवेलेबल नहीं है, जैसे ही आप वाटर कंटेंट को घटाओगे, सिंस नो रिएक्शंस आर अवेलेबल, आपको वॉल्यूम डिक्रीज क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी, यानी कंप्रेसिबिलिटी क्या निकल के आएगी? ज्यादा निकल के आएगी। सो एट रिलेटिवली लो स्ट्रेस लेवल अ सॉइल कॉम्पैक्टेड वेट ऑफ ऑप्टिमम इज मोर कंप्रेसिबल देन द फ्लोकुलेटेड सॉइल। तो जब स्ट्रेस लेवल कम है, जब फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, तो हमें कंप्रेसिबिलिटी कहां ज्यादा मिलती है? वेट ऑफ ऑप्टिमम पे ज्यादा मिलती है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे कंपैरेटिवली कम मिलती है। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? पर एक बार ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, एट हाई स्ट्रेस लेवल फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, एट हाई स्ट्रेस लेवल ये फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, कहां वॉइड्स ज्यादा थे? वेयर वॉइड्स वर मोर? एट हाई स्ट्रेस लेवल फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर इज ब्रोकन, कहां वॉइड्स ज्यादा है?
कहाँ वॉइड्स ज्यादा है, फ्लोकुलेंट पे वॉइड्स ज्यादा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज क्या निकल के आएगा, ड्राई साइड पे ज्यादा निकल के आएगा। तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, आई एम ब्रेकिंग दिस इन टू पार्ट। एट लो स्ट्रेस लेवल, एट लो स्ट्रेस लेवल, एट लो स्ट्रेस लेवल एंड एट हाई स्ट्रेस लेवल, एंड एट हाई स्ट्रेस लेवल। तो लो स्ट्रेस लेवल है, हाई स्ट्रेस लेवल है। लो स्ट्रेस लेवल पे कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी को मैं बोल देता हूँ लेट सपोज सी। सो सी ऑन ड्राई ऑफ ओएमसी, ओएमसी एंड सी ऑफ वेट ऑफ ओएमसी, सी ऑन वेट ऑफ ओएमसी। कंप्रेसिबिलिटी कहाँ ज्यादा मिलेगी आपको, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा मिलेगी आपको वेट ऑफ ओएमसी पे। पर हाई स्ट्रेस लेवल पे जब ये फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाता है, कंप्रेसिबिलिटी ऑन ड्राई साइड ऑफ ओएमसी कम्स आउट टू बी मोर देन कंप्रेसिबिलिटी ऑन वेट साइड ऑफ ओएमसी। तो आपको सवाल पढ़ के एनालाइज करना पड़ेगा वो पूछना क्या चाहता है आपसे। अगर कुछ नहीं देता है सवाल में, हम ये मान के चलेंगे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। इफ नथिंग इज गिवन टू एनी प्रॉब्लम, वील अज्यूम दैट द स्ट्रक्चर इज नॉट ब्रोकन, कि स्ट्रक्चर अभी ब्रेक नहीं करी है। पर बाकी मैंने आपको दोनों चीजें डिटेल में बता दी है, आई डिस्कस बोथ द पॉइंट इन डिटेल। क्लियर है चीज? तो इसी बिहाफ पे एक और प्रॉपर्टी बता दो, इसी बिहाफ पे एक और प्रॉपर्टी बता दो, स्ट्रेंथ। ऑन द सेम लॉजिक comment upon one more property, on the same logic comment upon one more property, strength। लो स्ट्रेस लेवल पे स्ट्रेंथ कहां ज्यादा मिलेगी, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे, वेट ऑफ ऑप्टिमम पे। एट लो स्ट्रेस लेवल वेयर स्ट्रेंथ विल बी मोर, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, वेट ऑफ ऑप्टिमम, जहां पे स्ट्रक्चर क्या हो, फ्लोकुलेंट हो, यानी ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे। पर हाई स्ट्रेस लेवल पे जब फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाएगा, हाई स्ट्रेस लेवल पे जब फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाएगा, तब हमें स्ट्रेंथ कहां ज्यादा मिलेगी, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे ज्यादा मिलेगी। तो इसको भी मैं ब्रेक कर देता हूं दो पार्ट के अंदर। इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन इन टू पार्ट्स। एट लो स्ट्रेस लेवल, सो एट लो स्ट्रेस लेवल, दिस इज एट हाई स्ट्रेस लेवल, दिस इज एट हाई स्ट्रेस लेवल, सो हाई स्ट्रेस लेवल। तो लो स्ट्रेस लेवल पे जो स्ट्रेंथ है हमारी, वो ड्राई साइड ऑफ ओएमसी पे ज्यादा है in comparison to wet side of OMC, so in comparison to wet side of OMC। उसी तरीके से हाई स्ट्रेस लेवल पे स्ट्रेंथ ऑन ड्राई साइड ऑफ OMC आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगी देन वेट साइड ऑफ OMC, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाएगा, बिकॉज द स्ट्रक्चर विल ब्रेक। क्लियर है पॉइंट? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी किसी के लिए? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? सो ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी बता दी आपको, एक दो प्रॉपर्टी और बची हुई है, वो कल की क्लास में कर लेंगे। 1-3 प्रॉपर्टीज आर बीइंग लेफ्ट आउट, दैट विल डिस्कस इन दी टुमारोज क्लास। क्लियर? के ऐसी हाई मिलेगी, हाँ सर के ऐसी, के क्या बोल रहे हो, पूरी स्टेटमेंट लिखो योगेश सिंह, राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट। सर कैसे हाई मिलेगी वेट में, कैसे हाइट मिलेगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर गया, तो जो रिएक्शन मिल रहा था इस स्ट्रक्चर की वजह से, वो रिएक्शन मिलना बंद हो गया, दैट रिएक्शन इज नॉट अवेलेबल। तो इसलिए वेट ऑफ ऑप्टिमम की स्ट्रेंथ ज्यादा निकल के आ जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ वेट ऑफ ऑप्टिमम कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर देन ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चलिए, तो बाकी का कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। सो वी आर डन विद टुडेस क्लास, बाकी का कल करेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन। बाकी एक कॉमन अनाउंसमेंट है जो पहले भी कर रखी है मैंने, ESC का बैच लॉन्च हुआ है लास्ट वीक प्लस के लिए ऑन प्लस प्लेटफॉर्म। चलिए, टाइमिंग्स ऑफ द क्लास, जो टाइमिंग अभी आपने लगाई है 8:30 से 9:30, 8:30 to 9:30।
दैट मीन्स ब्रिटल फेलियर विल अकर ऑन ड्राई साइड। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटल फेलियर होगा ड्राई साइड पे। केशव, ऑन ड्राई साइड ब्रिटल फेलियर विल टेक प्लेस। ऑन ड्राई साइड ऑफ ओएमसी वॉल्यूम चेंज का बता दो, ड्राई साइड ऑफ ओएमसी पे वॉल्यूम चेंज का बता दो, लो स्ट्रेस लेवल पे या हाई स्ट्रेस लेवल पे। अगर स्ट्रेस लेवल कम है तो आपको वॉल्यूम चेंज कंपैरेटिवली कम मिलेगा। जब हाई स्ट्रेस लेवल है, जब स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाएगा ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम पे, तो आपको वॉल्यूम चेंज ज्यादा मिलेगी। देन वॉल्यूम चेंजेस विल कम आउट टू बी मोर, क्योंकि ड्राई साइड में वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू एवरीवन। रेस्ट विल डिस्कस टुमारो, बाकी कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू ऑल।